इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट और जो अदर सम डिजीज़ है कॉज्ड होती हैं बाय द हेलमिंथेस एंड सम अदर फैक्टर्स, तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे। सो स्कैरिस क्या है? एक कॉमन राउंड वर्म है। एंड वही वॉजुरिया भी क्या, एक फैलियल वर्म्स है। और कुछ ऐसे हेलमिंथीस होते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए या मैन के लिए पैथोजेनिक होते हैं या पैथोजेंस को क्रिएट करते हैं। पैथोजन यानी उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं। स्कैरिस एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज करता है। जो स्कैरिस होता है वो हमारी बॉडी में एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कैरिसिस बोलते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इस डिजीज़ के? जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जो क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है बेसिकली इंटेस्टाइन को वो डैमेज करता है, तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। मस्कुलर पेन यानी जो मसल्स में बहुत पेन होता है, फीवर हो जाता है, साथ ही साथ ब्लड की कमी हो जाती है, और ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। जो इंटेस्टाइन है हमारी बॉडी का, इंटेस्टाइन का जो वे है, रास्ता होता है, उसका जो मार्ग है, उसको क्या करता है? वो ब्लॉक कर देता है। द एग ऑफ दिस पैरासाइट। अब ये क्या होगा कि जब इसकी लाइफ साइकिल हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोसीड होने लगती है, तो लाइफ साइकिल में जब एग ले करता है, एग वहाँ पर होता है, तो ये एग जो कि पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं, ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। जो पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ये डिजीज़ है, वो जब अपनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर पास आउट हो करता है, तो उसमें इस ऑर्गेनिज्म में या फिर इस हेलमिंथीस के जो एग्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि ये कहाँ पे होता है? बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन में होता है। एंड इंटेस्टाइन के बाद जो रेक्टम होता है, वहाँ से फूड ट्रांसफर हो जाता है, एनएस से बाहर निकल जाता है। तो उसी के साथ साथ एग्स भी होते हैं इस कैरिस के, और वोचरिया के बाहर निकल जाते हैं। और ये बाहर जाने के बाद जो कंटामिनेट और किसे कंटामिनेट करते हैं, ये जो फ्रेश वाटर है उसको जाकर वो कंटामिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे सॉयल, वाटर एंड प्लांट्स धीरे धीरे कंटामिनेटेड होते रहते हैं। और जो भी हेल्दी पर्सन है, जिसे जिसे क्या कह सकते हैं, जिसे इन्फेक्शन नहीं है, तो इन सब तरीक़ों से उन्हें क्या हो सकता है? अगर वो एक कंटामिनेटेड वाटर ले ले या फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देता है हमें नॉर्मल आँखों से, तो ये हमारी जो हमें दिख नहीं रहे हैं, ये हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देते हैं अगर हम एक कुछ कंटामिनेटेड वाटर या फूड को टेक कर लेते हैं। सो अभी हमने पढ़ा अबाउट द स्कैरस। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले वाउचेरिया, जो कि डब्लू ब्रैंकोफाइट और डब्लू मलयाई नाम के मलयाई से दो यहाँ पर आपको हेलमिंथीस मिल जाएंगे। और ये कैसे होते हैं? ये कॉज करते हैं फाइलियल वर्म्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? इनसाइड द बॉडी, मनुष्य जो भी मैन है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सालों तक रहते हैं। और वो जब उसकी बॉडी में रहते हैं, तो जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि जो बोन्स होती है, यानी मसल्स है हमारी बॉडी में, उसको क्या करते हैं? धीरे 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 स्वेल करते रहते हैं। और ये काफ़ी टाइम तक वर्क करते हैं, काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में रहते हैं। और स्लोली 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 धीरे धीरे क्या करते हैं? जो भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पर भी ये हैं, जहाँ पर मौजूद है, उनको धीरे 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 इनलार्ज करने का, बढ़ाने का काम करते हैं। यूजुअली ये लिम्फेटिक वेसल्स में होते हैं, जो हमारे लोअर लिम्स होती हैं, हमारा जो पैर का रीजन है, वहाँ पर ये पाई जाती है। और इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटाइसिस बोलते हैं या फिर फेलिएसिस बोलते हैं। एलिफेंटाइसिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे जो पैर का होता है लिंग है, या जो लोअर लिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूल हो जाता है। तो जैसे जिस तरह हाथी का पाँव बहुत बड़ा सा होता है, वैसे कुछ अपीयरेंस लगने लगता है, इसीलिए हम इसे एलिफेंटाइसिस या फेलिएसिस भी बोलते हैं। जब एलिफेंटाइसिस या फ्लेरोसिस की प्रोसेस हो जाती है या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके साथ साथ जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो भी काफ़ी अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डोरमेंट्स जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाती है। दैट मीन्स जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं? वो डेवलप नहीं हो पाते प्रॉपर तरीके से, जैसे उन्हें होना चाहिए था उस तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाते। ये जो पैथोजेंस है, ये हेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होते हैं बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम होता है, वो भी फीमेल मॉस्किटो के थ्रू फैल जाता है। वैसे ही ये भी एस्के हेलमिंथीस के थ्रू भी ट्रांसमिट होने वाला एलिफेंटाइसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है। मतलब इसके भी जो वर्म्स होते हैं वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होते हैं, और जब मॉस्किटो पे बाइट करता है तो वो हमारी बॉडी में चले आते हैं। तो यहाँ पर भी जो वेक्टर है वो कौन है? मॉस्किटो। ऑल्सो
सो ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें डायग्राम में दिखाया गया है कि जो मैन है इसके पैर पहले नॉर्मल थे इस तरीके से, बट वो धीरे धीरे क्या होती है उसमें एलिफेंटाइसिस हो जाती है और इस तरीके से जो पैर है वो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये डायग्राम दिखाया गया है कि लोअर लिम्स में किस तरीके से जो लोअर लिम्स में किस तरीके से जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है, यानी कि जो स्वेलिंग हो आ गई है इन द लोअर लिंग, जिस वजह से यहाँ पर एलिफेंटाइसिस की प्रोसेस हुई है, एलिफेंटाइसिस हो गया है। सम अदर डिजीज़ लाइक कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन है फंगाई के द्वारा होते हैं, जो कि बिलोंग्स करते हैं फ्रॉम जनरा माइकोस्पर्नम ट्राइकोफैंटम एपिडर्मोफैंटम। तो ये कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जिनकी वजह से कुछ फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जो कि बॉडी में रिंग वर्म्स, हमारी बॉडी में जगह जगह पे आपको सर्कल से जैसे डॉट डॉट पैचेस दिखाई देंगे, जैसे कि जो दांत वाली सिचुएशन होती है जिसमें एक सर्कल ऐसे से बन जाता है और उसमें आपको पैचेस वाइट 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 करके पैचेस दिखाई देते हैं। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और ये भी एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो डिजीज़ है मैन में मैन टू मैन स्प्रेड हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो स्किन है वो कैसे होता है, ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाने अपीयरेंस बहुत ड्राई हो जाता है, उसका स्कैल्सी रिलेशन होने लगता है, मतलब जैसे ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर जैसे दिखाई दे रहा है, और जो भी स्किन है यहाँ पे वो यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट कर जाती है। और वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में आप इसे देख सकते हैं, लाइक स्किन, हमारी स्किन पे कहीं भी हो सकता है, नेल्स के आसपास के रीजन में, स्कैल्प होती है हमारी बॉडी में जो सर हेड पे उसमें स्कैल्प में हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ डॉट डॉट एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, इसीलिए सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए हम इसे रिंग वर्म कहते हैं। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है जो पूरा स्कैल्प है, पूरी जो जगह है ये ड्राई हो जाती है। ड्राई हो जाने के बाद इसमें बहुत इचिंग भी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्कैल्प पे, नेल्स में, स्किन रीजन में हो जाती है, और ये क्या है मेन सिम्टम्स है यहाँ पर। ऑल्सो जो लेसन्स है, जो लेसन्स यहाँ पे बन रहे हैं उनसे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। आप इसे क्या करते हो, दिन भर रब करते रहोगे। बेसिकली जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी में स्वेट होता रहता है। बॉडी में जब स्वेट होता है और स्वेट को अगर हम जो भी हमारा बॉडी है, जैसे जो भी रीजन्स है हमारी बॉडी में जहाँ पर इन फोल्ड्स बन सकते हैं, जैसे इन फोल्ड इन द सेंस जैसे आपका हाथ है, आप अपने हाथ को फोल्ड करते हो तो बीच का जो पोर्शन है, कोहनी के पास का जो पोर्शन होता है एल्बो के पास का, उसमें क्या हो जाती है कभी कभी पसीना वहाँ पर रह जाता है। तो वहाँ पर भी क्या हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन। दैट मीन्स ऐसे प्लेसेस जहाँ पर जो दो ऑर्गन है आपके बॉडी के, उनमें क्या हो जाए, थोड़ा से इनफोर्स बने हुए उनमें थोड़ी जगह होती है, तो वहाँ पर पसीना आने लगता है, पसीना वहाँ रुकने लगता है। तो जहाँ जहाँ पे पसीना या स्वेटिंग होने लगेगी तो वहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो और जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें बहुत इचिंग होती है। दूसरा, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प टू ग्रो। हीट और मॉइस्चर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फंगाई को ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से जितने भी हमारी बॉडी में स्किन फोल्स होते हैं, लाइक हमारी जो टो है, हमारी जो टो रीजन है उसके पास में अगर थोड़ा बहुत क्या होता है, पसीना होता है, गोन्स इन द सेंस जो हमारी गर्दन है, गर्दन में भी आपको देखिए कि जो कुछ ऐसे पोर्शन हैं जहाँ पे बहुत सारे इनफोल्ड्स होते हैं एंड वहाँ पर भी बहुत पसीना रहता है। तो जहाँ पर भी बहुत पसीना होता है या फिर जो स्किन है वो बहुत मॉइस्चर होती है, मॉइस्चरस है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, और हीट, मॉइस्चर कहाँ से आएगा, स्वेट से ही आएगा। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी बॉडी में गर्मी है, तो जिसकी वजह से जो इनफोल्ड्स होते हैं हमारी बॉडी में जगह जगह, उन इनफोल्ड्स में अगर अगर मॉइस्चर रहता है तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन ग्रो कर जाते हैं, और फंगल इन्फेक्शन बेसिकली रिंग वर्म्स के फॉर्म में वहाँ पर ग्रो करते हैं। रिंग वर्म्स बेसिकली कैसे जनरेट होते हैं, बाय द यूजिंग फ्रॉम द सॉइल। अगर सॉइल में इस डिजीज़ के जो भी वेक्टर है वो अगर सॉइल में मौजूद हो तो वो हमको हो जाते हैं। और दूसरा, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा यूज़ किया जाने वाला टावल या क्लोथ्स, और इवन उसके द्वारा यूज़ की जाने वाली कोम जो होती है, बिकॉज हेड में भी जो स्कैल्प रीजन है वहाँ पर भी ऐसी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जो कोम होता है, कंघी होती है, उसको भी यूज़ करने से ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी अगर डिजीज़ हो तो जो उनके द्वारा यूज़ किया हुआ टावल या क्लोथ होते हैं या फिर कोम होते हैं उनको अलग रख देना चाहिए, बिकॉज उससे क्या हो सकती है, ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। अब अगर हमें इन सारी डिजीज़ से अपने आप को बचाना है तो उसके लिए पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, जिसके थ्रू हम ये मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़, जो भी बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे, जैसे हमारी बॉडी का पर्सनल हाइजीन में हमें बॉडी
क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब पर्सनल हाइजीन में हमें क्या करना चाहिए। तो पहले अपनी बॉडी को प्रॉपर क्लीन कर लेना चाहिए। और हमारी बॉडी को अगर हम जब हम क्लीन करते हैं तो वो आउटर लेवल पे साफ़ हो जाता है, बट इंटरनली उसको सेफ रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए हमें ऑलवेज प्योर वाटर पीना चाहिए। फ्रूट, वाटर, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें सब आपको बहुत क्लीन और हाइजीनिक चीज़ें खानी चाहिए। पब्लिक हाइजीन में हमें क्या याद रखना चाहिए, जो प्रॉपर डिस्पोजल है, यानी कि जो वेस्ट है या फिर एक्सक्रीटा है, जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर देना चाहिए डेली, या एक प्रॉपर पीरियड्स के अकॉर्डिंग जब भी आप कर रहे हैं उसका एक शेड्यूल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग क्लीनिंग करनी चाहिए, डिसइंफेक्शन कर देना चाहिए। जो वाटर हमारे आसपास मौजूद है, हमारे सराउंडिंग में अगर कोई वाटर रिजर्वॉयर है तो वहाँ पर उसको प्रॉपर डिसइंफेक्शन कर देना चाहिए। जैसे कुछ पूल्स हों या सी स्पॉन्स पूल्स होते हैं या फिर टैंक्स होती हैं, तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ें हमारी आसपास हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन करना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भी अदर जो पैथोजेंस है वो वहाँ पर ग्रो बिल्कुल ना करें। ऑल्सो जो भी डिज़ीज़ होती है, जैसे कि पर्टिकुलर हमने देखा कि कुछ ऐसी डिज़ीज़ हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, और वो एजेंट्स भी कैसे ट्रांसमिट करते हैं, बाय द फूड एंड वाटर, यानी कि जो भी वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है वो फूड और वाटर को क्या करते हैं, कंटामिनेटेड कर देते हैं। जैसे हमने देखा इन केस ऑफ टाइफाइड, इन केस ऑफ एमेबियासिस और एस्केरिस, इसके वजह से हमने देखा कि ये जो फूड है वो वाटर है उसको कंटामिनेट कर रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड आप ना लीजिए। ऑलवेज हमेशा जो एक हाइजीनिक प्लेस होता है उस हाइजीनिक प्लेस से चीज़ों को खाना चाहिए। कुछ ऐसे भी डिजीज़ हमने देखे जो कि किससे कॉज होते हैं, जो कि एयर ब्रोन डिजीज़ेस होती हैं, जैसे सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, जिसमें क्या होता है, जो एयर के थ्रू क्या हो जाती है, चीज़ें स्प्रेड हो जाती हैं। जब हम कफ और जब खांसते हैं, स्नीज़ होती है, खांसी आती है, तो उसमें ये क्या होती है, डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है। इन एडिशन ऑफ दिस, जितनी भी चीज़ें भी हमने आपको बताई, कुछ ऐसे, हाँ, जो अभी अभी चीज़ें हमने अभी आपको बताई, उसके अलावा जो भी पर्सन है जो कि इन्फेक्टेड है उसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए। ऑल्सो जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे मैं भी हमने आपको बताया था कि टाल का यूज़ ना करें, या उसके द्वारा यूज़ किए गए कंघी या बर्तन, जो भी चीज़ें हैं उनको हम यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक उस पर्सन को डिसीजेज है। तो जो भी उसके द्वारा यूज़ की गई चीज़ें उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कुछ डिसीज़ जैसे मलेरिया और फाइलेरिया में ये एक वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। जैसे वेक्टर कौन सा है, मॉस्किटो वेक्टर से ये ट्रांसमिट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो वेक्टर हैं उनको हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उनको ही हम फैलने से रोक सके। और जिससे क्या होगा कि वो ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी उनके, जब वो ब्रीडिंग नहीं होगी तो वो अपने नंबर्स को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिकॉज जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मलेरिया में वो क्या करते हैं, अपनी हाफ लाइफ साइकिल मलेरिया के अंदर, मॉस्किटो के अंदर वो कंप्लीट करते हैं। तो बेटर ये है कि अगर हम मॉस्किटो को ही ख़त्म कर सकें तो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगी। इसीलिए जो वेक्टर्स है उनको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, उनके कंट्रोल कर देना चाहिए, उनको बिल्कुल भी ग्रो ना करें और उनकी ब्रीडिंग बिल्कुल भी ना हो पाए। जो ब्रीडिंग प्लेसेस है जहाँ पर वो अपने नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में लगा रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाए। तो इसके लिए फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए कि अपने आसपास जहाँ पर भी हम हैं, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर हम रहते हैं, उसके आसपास कोई भी कहीं पर भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। हमारे घरों में भी ऐसे कोई वस्तु या फिर ऐसे कोई जगह ना हो, जैसे कूलर हो जाते हैं कभी कभी, या छत पे रखे हुए कुछ कोई सामान हो गया, कोई कुछ भी रखा हुआ है, तो उसमें अगर वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो मॉस्किटो वो ग्रो कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी आप ना रखो जिसमें वाटर क्या हो सके, कलेक्ट हो सके। रेगुलरली हमें जो हाउस होल्ड फ्लोर्स है, कूलर्स है, उनको चेक कर देना चाहिए। रेगुलरली आप उसे चेक करते रहो। ऑल्सो जो हाउस होल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी क्लीनिंग करते रहिए आप। ऑल्सो मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा अगर हमारे घर में पॉन्ड है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसी फिशेस होती हैं लाइक गल गैम्ब्यूसिया, एक ऐसी फ़िश है जो कि क्या करती है, मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं उनको वो ईट कर लेती है। अगर हमारे पास पॉन्ड वगैरह है तो उसमें इन फ़िश को हमें डाल दें, ताकि वो मॉस्किटो से जनरेट होने वाले जो लार्वा है उसको कम्प्लीटली तरीके से ख़त्म कर दें। कुछ स्प्रे कर देना चाहिए। इन इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। और हमें कहाँ स्प्रे करना चाहिए, जो एरिया है, जो ड्रेनेज एरिया है, जो नाली का पोर्शन होता है, या फिर जहाँ से भी जो पानी है वो पास आउट हो रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, स्प्रे कर दें, ताकि उसमें जितने भी
डिसइंफेक्शन हो जाए और वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी मॉस्किटो ग्रो ना कर पाए। इन एडिशन इसके साथ साथ जो डोर और विंडो है उसमें जो वायर होती है, जो बहुत पतली पतली सी वायर होती है, उनको वायर वेंट्स होती है, उनको आप प्रॉपर लगवा लो, जिससे क्या होगा कि मॉस्किटो और जो अदर बैक्टीरिया है, कुछ भी है मॉस्किटो या अदर वेक्टर है, वो हमारे घर के अंदर नहीं हो पाएंगी। ऑल्सो एक और बहुत अच्छा रोल है, ये जितने भी हमने अभी आपको चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन केस ऑफ लाइट। मतलब जब हमारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको नाइट के टाइम ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लाइट जब हमारे पास आ रही है तो उस दौरान भी हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज कुछ ऐसे भी डिजीज़ हैं जो मॉर्निंग के टाइम या लाइट के टाइम भी आपको बहुत ईजिली स्प्रेड कर सकती है, जैसे एडीज मॉस्किटो। हमने पढ़ा अबाउट द डेंगू एंड चिकनगुनिया। इसके जो मॉस्किटो होते हैं वो हमें मॉर्निंग के टाइम इफेक्ट करते हैं, मॉर्निंग के टाइम हमें बाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी चीज़ें मॉर्निंग के टाइम बाइट करते हैं, ये डेंगू की डिजीज़ और हमें डिजीज़ हो सकती है। सो ये जब सनलाइट वाली प्रोसेस है तब भी इन सारी चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी हमें क्या हो सकता है, एडिस मच्छर, एडिस मॉस्किटो जो है, जो कि दोनों डिजीज़ कॉज करता है, हमें वो डिजीज़ हो सकती है। ऑल्सो अब क्या हो चुका है, कुछ बायोलॉजी में कुछ ऐसी टेक्निक्स को, बायोलॉजिकल साइंस में कुछ ऐसी टेक्निक्स जनरेट हो चुकी हैं, बना ली गई हैं, जिससे हम बहुत सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जिसके लिए कुछ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे हम कंप्लीट बॉडी में हमारा जो भी हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस है उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर सके। तो वैसे ही जो कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे फॉर द स्मॉल पॉक्स, और हमने देखा कि वैक्सीनेशन की प्रोसेस से और इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस से जो स्मॉल पॉक्स है उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जा चुका है। अब वो बिल्कुल भी डेंजरस डिजीज़ नहीं है। जिस ऐसे कभी भी कुछ हो जाता है तो बस आपको उसकी एंटीबायोटिक लेनी होती है, थोड़ा सा प्रिकॉशन, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो स्मॉल पॉक्स को बारे में हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है। ऑल्सो कुछ अदर डिजीज़ेज होती हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लाइक पोलियो, डिफ्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, इन सब को भी हमने कंट्रोल किया है बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन का यूज़ करके इन सब डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया गया। सो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कि हम बायो के बारे में जो न्यू चीज़ें वहाँ पर ग्रो हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 12 में इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम। सो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा वे है, एक ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हम बहुत न्यू अवेलेबल, यानी कि पहले से जो अवेलेबल है उनको एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो सेफ वैक्सीनेशन बना सकते हैं, जिससे के थ्रू हम बहुत सारी वायरल डिजीज़ है से या बैक्टीरियल डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। ऑल्सो जो एंटीबायोटिक्स का और अदर ड्रग्स का डिस्कवरी हुई है, जिससे हम जितने भी अभी मैंने आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ बताई उनसे हम अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं, और जो कि हमारे लिए इफ़ेक्टिव भी होती हैं, और हम इन सारी डिजीज़ से बच भी सकते हैं। बस आपको प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं और ऑल्सो यूज़ द प्रिस्क्राइब मेडिसिन।